नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा होगी जन्म कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी के बारे में। आज हम जानेंगे यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी अर्थात द्वादशेश अथवा व्ययेश यदि जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं भी स्थित हो जाएं तो उनके क्या परिणाम होंगे। पूर्व में हम लग्न से लेकर के लाभ भाव के स्वामी तक के जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके जिस भी ग्रह की यहाँ राशि होगी वह किसी और भाव के भी स्वामी होंगे। उदाहरणार्थ यदि यह मेष लग्न की ही जन्म कुंडली है तो यहाँ द्वादशेश क्या है, तो यहाँ द्वादशेश होंगे देवगुरु बृहस्पति, तो ये नवमेश भी हैं। तो जब मैं द्वादशेश का फल बताऊंगा तो मैं नवमेश की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो दूसरी भाव के भी स्वामी हो रहे हैं ये ग्रह, उसका भी परिणाम आपको मिला के चलना होगा। जैसे कि तुला लग्न की बात की जाए तो बुध होंगे यहाँ व्ययेश, तो बुध होंगे भाग्येश भी। तो ऐसे ही आपको फल को मिला करके चलना है। दूसरी बात, ये जो मैं फल बताऊंगा ये बेसिक फल है। ग्रह की क्या अवस्था है, ग्रह में कितना बल है, ग्रहों का बाकी ग्रहों से संबंध कैसा है, इस पर भी बहुत हद तक जन्म कुंडली में फल निर्भर करता है। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगर व्ययेश, अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको थोड़ा सा, वैसे तो व्ययेश के बारे में आप लोग पूर्व के वीडियो से जान ही चुके हैं 12वां भाव का क्या महत्व है। फिर भी यह ध्यान रखिएगा कि जो 12वें भाव के स्वामी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर को, अर्थात व्यय को, हानि को। यह भाव व्यय का है, हानि का है। तो यह भाव विदेश यात्रा का भी है और यह भाव मोक्ष का भी है। तो मुख्य चीज़ें जो है इस भाव से, और चूँकि छठवें के ठीक सामने है तो रोग, अदालत, मुकदमा, इन सब में भी खर्चों को दर्शाता है। तो इतनी बातों को आप कम से कम व्ययेश के बारे में अवश्य ध्यान रखिएगा। अब प्रारंभ करते हैं। यदि व्ययेश लग्न में होंगे तो क्या परिणाम होगा। तो देखिए, व्ययेश का लग्न में आना अच्छा है। अगर व्ययेश लग्न में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति अमूमन लोकप्रिय होता है और ऐसे व्यक्ति को लाभ और हानि की जो समझ होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। अब अगर व्ययेश शुभ ग्रह है, यहाँ यह डिपेंड कर जाएगा। अगर व्ययेश शुभ ग्रह है, जैसे यहाँ देवगुरु बृहस्पति हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये ग्रह हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा, मनमोहक होगा और सप्तम पर दृष्टि जाने की वजह से उसे वैवाहिक सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर व्ययेश पाप ग्रह हुए जैसे शनि, मंगल इत्यादि, तब ऐसे समय उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़ा अहम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मंगल जल्दबाजी दे देंगे और फिर ऐसा व्यक्ति कई बार अपने ही कार्यों की वजह से अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। व्ययेश लग्न में स्थित होकर के खर्चों को बढ़ा देते हैं, यानी यह व्यय भाव है ना, और यह लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपका मस्तिष्क है, आपकी सोचने की क्षमता है। तो जब आपके व्यक्तित्व में व्यय आकर के जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि खर्च तो होगा। वह खर्च कैसा होगा, वह खर्च धन का भी होगा और वह खर्च आपके मानसिक ऊर्जा का भी होगा। यानी ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत ज़्यादा हैं और बड़े डीप थिंकर होते हैं, एक्यूट थिंकर होते हैं और अपनी थिंकिंग के बल पर भी ये बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसका एक पहलू यह भी है, यानी जब मानसिक ऊर्जा का व्यय होने का क्या अर्थ हुआ। हाँ, अब यहाँ पर यह देख लेना होगा कि ग्रहों पर कितना पाप प्रभाव है और ग्रहों का बल क्या है। अगर ग्रहों का बल कम हुआ, ग्रह दूषित हो गए, तब फिर ऐसा व्यक्ति मानसिक दुश्चिंताएं करने वाला भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्ययेश का लग्न में आना कोई बुरी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। अगर शुभ ग्रह हुए तो व्यक्ति मृदुभाषी होगा और अगर पाप ग्रह हुए तो उसके व्यक्तित्व में थोड़ा सा अहम आ जाएगा और वह दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अगर व्ययेश का संबंध जन्म कुंडली के धन भाव से बन जाए तो यह क्या कहता है। धन भाव वाणी और कुटुंब का भी भाव है। व्ययेश का संबंध धन भाव से बनना यह इशारा करता है कि व्यक्ति का जो धन है वह उसके कुटुंबजनों की इच्छा पूर्ति पर व्यय होगा। यानी ऐसा व्यक्ति खुद कमाएगा अवश्य और कमाने के बाद वह कुटुंब पर खर्च भी करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं
उन्हें यह बहुत लंबे चौड़े परिवार को लेकर के चलना पड़ता है। हालांकि अब तो समय बदल रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है, परंतु फिर भी अभी भी बहुत जगह ज्वाइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस परिस्थिति में हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ये हो जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को यश नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं चूंकि वाणी भाव भी है, तो हानि का संबंध वाणी से बनना, इसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे करें? तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि व्यक्ति की कई बार अपनी जुबान की वजह से, अपनी वाणी की वजह से ऐसा व्यक्ति कई बार मुसीबतों में फंस जाता है। कई बार उसका इंटेंशन सही होता है, वह गलत इंटेंशन से नहीं बोलना चाहता और बात भी सही करता है, लेकिन सामने वाला उसको गलत तरीके से ले लेता है और ऐसे व्यक्ति फिर परेशानी में ही फंस जाते हैं। तो यह भाव जो है कुटुंब भाव, कुटुंब से संबंधित जिम्मेदारियों को बढ़ा देगा। हाँ, अब अगर व्ययेश यहाँ पापग्रह हुए, तब ऐसा व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करेगा, लेकिन वह बहुत कड़वा बोलने वाला होगा। कई बार उसकी ज़बान इतनी कड़वी होगी कि दूसरों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ति करने के लिए कई बार लोन वगैरह भी लेना पड़ जाता है। तो ये व्ययेश की स्थिति बनती है धन भाव में, यानी बहुत शुभ नहीं है, पर हाँ, अगर शुभ ग्रह हुए और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हुई, तब स्थिति बहुत हद तक अनुकूल हो जाती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्ययेश यदि इस भाव में आएंगे तो किसी और भाव के भी स्वामी होंगे सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके। अब जैसे देवगुरु यहाँ आते हैं तो ये भाग्य के भी स्वामी होंगे, तो इस भाव से भी संबंधित फल मिलेंगे। तो जब दोनों फल मिले जुले मिलेंगे, और एक बात और ध्यान रखिएगा, व्ययेश अपने दूसरी राशि का फल ज़्यादा देते हैं, यानी नवम का फल ज़्यादा दृष्टिगोचर होगा, और वैसे भी यह स्त्री त्रिकोण है। तो इस बात का ध्यान रख लेना है कि किस राशि में व्ययेश की दूसरी राशि कहाँ आ रही है, और उसके अनुसार आप आकलन करेंगे। पूर्व में मैं फल बता ही चुका हूँ, तो उसको आप मिला लीजिएगा। व्ययेश अगर पराक्रम भाव में आते हैं, तो यानी क्या इशारा है? व्यय और पराक्रम का संबंध, यानी व्यक्ति पराक्रमी होगा। क्या, किस चीज़ का व्यय करेगा? पराक्रम का, अर्थात कर्मशील होगा, मेहनती होगा, कर्म में रत रहेगा। ऐसा व्यक्ति का धन का एक बड़ा हिस्सा अपने छोटे भाई बहनों पर भी खर्च होता, अगर शुभ ग्रह हो तो। अगर शुभ ग्रह हुआ तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के उत्थान के लिए भी कार्य करेगा। व्यय पराक्रम में होकर के भाग्य स्थान से संबंध बनाएंगे, यानी भाग्य, व्यय और पराक्रम, इन तीनों का संयोग बनेगा। तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा। अगर शुभ ग्रह हुआ तो और अत्यंत श्रेष्ठ। पाप ग्रह भी हुआ तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरे भाव में जो पाप ग्रह होते हैं वह व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, और व्यक्ति पराक्रम में रत रहता है। तो व्ययेश का यहाँ आना कहीं ना कहीं शुभ स्थिति है। ऐसे व्यक्ति व्यय करके लाभ कमाते हैं, व्यय करने से उनका भाग्य बढ़ता है। सुन के आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह सत्य है। अब निसंदेह पराक्रम का व्यय जो करेगा, एक बात हमेशा याद, भाग्य तो अपनी जगह है ही, भाग्य स्थान, लेकिन जो व्यक्ति पराक्रम में रत रहता है, जो बहुत पराक्रम करता है, उसको कुछ ना कुछ जीवन में मिलता अवश्य है, वह खाली हाथ नहीं रहता। यह परिश्रम और पुरुषार्थ का महत्व है। तो व्यय पराक्रम में भी आकर के व्यक्ति के जीवन को अच्छा करेंगे। व्यय का संबंध यदि चतुर्थ भाव से बन जाए, यानी व्यक्ति अपने सुखों पर व्यय करेगा। अब सुखों पर व्यय का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ स्टाइल का आकांक्षी होगा, वह भव्यता को पसंद करेगा, आलीशान जिंदगी को पसंद करेगा, और उसके लिए वह प्रयासरत रहेगा। यह भाव विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं यह भी संबंध है कि ऐसे व्यक्तियों को विदेश से भी धनागमन के चांस बने, या ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर के सेटल हों, या विदेशों से किसी न किसी प्रकार से उनका जो संपर्क सूत्र है वह जुड़ा रहे। यह भाव भूमि भवन वाहन का है, अचल संपत्ति को भी दर्शाता है, यानी हर इन चीज़ों पर वह व्यक्ति खर्च करेगा। शुभ ग्रह हुए तो अत्यंत श्रेष्ठ, अगर पाप ग्रह हुए तो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ माता जी के स्वास्थ्य को खराब कर देंगे, और फिर माता जी के स्वास्थ्य पर व्यक्ति का व्यय अधिक होगा। लेकिन फिर भी मिला जुला करके अगर व्यय चतुर्थ भाव में भी आते हैं, तब स्थिति जो है वो अनुकूल ही कही जाएगी। क्योंकि बार बार कहूँगा आपसे कि दूसरे सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई दूसरे ग्रह है तो किसी और भाव के भी स्वामी होंगे। जैसे मीन लग्न अगर होता है तो शनि 10 और 11 हो जाएंगे, तो लाभ के भी स्वामी होंगे, तो व्यय का संबंध बनेगा, तो लाभेश का भी तो संबंध बनेगा। तो इस स्थिति का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। यहाँ पर जब ग्रह होंगे तो उनकी दृष्टि दशम भाव पर जाएगी,
तो कर्म का भी एक संबंध बनेगा, यानी कर्म संबंध क्या बन रहा है, कर्म व्यय और सुख का संबंध बन रहा है। तो तीनों का एक सम्मिश्रण होगा और उसके बाद ही वास्तविक फलादेश हम कर पाएंगे। वे यदि पंचम भाव में आते हैं, यानी बुद्धि, संतान, विवेक। अब बुद्धि का व्यय का क्या अर्थ, व्यक्ति चिंतन करेगा। हम इस चौथे भाव से और पांचवें भाव से भी शिक्षा का विचार करते हैं, स्पेशली चौथे और पांचवें से बुद्धि का, पर विद्या का विचार भी हम पांचवें से करते हैं। तो व्यक्ति विद्या का जितना व्यय करेगा या व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ेगा, उसका जो विवेक का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, उतना बढ़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों की कुंडली में मैंने, आपको आश्चर्य होगा पर यह सत्य है, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों की कुंडली में मैंने यहाँ के स्वामी को यहाँ देखा है और यहाँ के स्वामी को यहाँ देखा है। क्योंकि ये लोग शोध करने लगते हैं, फिर रिसर्च करने लगते हैं, ये बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बहुत पढ़ाकू हो जाता है। बुद्धि का व्यय, यहाँ पर एक चीज़ है, ऐसे व्यक्तियों को उनकी संतान की वजह से व्याधिक के जीवन बहुत रहता है। अब चाहे वो संतान की पढ़ाई पर हो या संतान के शौक पर हो। अगर गुरु जैसे शुभ ग्रह हुए तब संतान निसंदेह योग्य होगी, पाप ग्रह हुए तो संतान जिद्दी हो सकती है। इसके अलावा व्ययेश का पंचों में आकर के लाभ से संबंध बना लेना, यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि का व्यय करेगा और उस बुद्धि के व्यय से लाभ कमा लेगा। तभी मैंने कहा था कि बुद्धि का व्यय से लाभ कौन कमाता है, अधिकतर जो है, मतलब जो शिक्षक हों, ये लोग हों जो विचारक हों, चिंतक हों, उन्हें बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करना होता है समझाने के लिए, तो उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिलता है। हालांकि आज का समय ऐसा है, आज का युग ऐसा है कि हर चीज़ में आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, चाहे आप कोई भी काम करें। अगर आप खेल कूद से भी जुड़े हैं तो वहाँ भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो बुद्धिमान होना तो ज़रूरी है ही आज के समय में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। पर यहाँ पर अगर ये संबंध बनता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, बुद्धिमान ज़्यादा होता है, और वो किसी भी फील्ड में रहे उसकी बुद्धि की जो छाप है, उसकी बुद्धि की जो चमक है, वह निखरती है और बिखरती है और लोगों को नज़र आती है। तो ये स्थिति भी बहुत हद तक अनुकूल है। वे यदि षष्ठम भाव में आते हैं तो क्या होगा, वे यदि षष्ठम भाव में आएंगे तो बनेगा विपरीत राजयोग। अगर इस कंडीशन में लग्नेश बली हुए तो ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रारंभिक संघर्षों के बाद बहुत ऊंचा उठेगा। प्रारंभिक संघर्ष इसलिए कि विपरीत राज्यों में प्रारंभिक संघर्ष करना ही पड़ता है। फिर ऐसे व्यक्ति को व्यय तो करना पड़ेगा शुरू में, हो सके तो शुरू में उसका व्यय कहाँ होगा, उसका व्यय होगा रोग पर, शत्रुओं पर, कर्ज लेगा, फिर कर्ज चुकाने में फिर व्यय होगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से शुरुआती ज़िंदगी में वह परेशान अवश्य रहेगा, लेकिन एक बार वह इन चीज़ों को पार कर लेगा तो फिर उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यहाँ शुभ ग्रह हुए तो भी अच्छा, पाप ग्रह हुए तो भी अच्छा। शुभ ग्रह होंगे तो वसुमती योग का भी निर्माण करेंगे लग्न से, और अगर पाप ग्रह हुए तो पाप ग्रह छठे भाव में अच्छा फल देते ही हैं, नैसर्गिक रूप से वहाँ अच्छा फल देते हैं। तो कुल मिला जुला करके छठे में आना, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। हाँ, पर एक चीज़ है, उसके जीवन काल में शत्रुओं से संबंधित परेशानी यह तो जो है हमेशा किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। अब अगर जन्म कुंडली में व्ययेश सप्तम भाव में आते हैं तो सप्तम भाव में व्ययेश का आने का क्या अर्थ है। ठीक है, सप्तम भाव में अगर व्ययेश आते हैं तो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो, स्पेशली अगर पाप ग्रह हुए तब। पाप ग्रह हुए तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देंगे, और फिर लग्न पर भी दृष्टि होगी तो जो व्यय है वो आपके लग्न से जुड़ेगा, पर वो स्थिति शुभ है। व्यय का सप्तम में आना इस बात को भी दर्शाता है कि आपका अपने जीवन साथी की वजह से व्यय बहुत हो सकता है। हो सके तो आपका जो जीवन साथी है बहुत खर्चीला हो, पर अगर यहाँ शुभ ग्रह हुए तो उस परिस्थिति में कुछ बाकी अच्छे योग भी बनेंगे। जिससे लग्न से सप्तम में शुभ ग्रह आ गए तो लग्नाधि योग बनेगा, और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वह व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाएगी। तो हर चीज़ का से जो कोरिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें उसका भी ध्यान यहाँ पर रखना है। उदाहरणार्थ यदि गुरु ही यहाँ मेष लग्न की कुंडली हो और गुरु ही यहाँ आ जाए तो गुरु भाग्येश भी होंगे, तो फिर ये फल कैसे बदलेगा इसको देखिए आप। फिर यहाँ पर भाग्येश का सप्तम में आकर के भाग्य को बढ़ा देने वाला होगा, यानी विवाह के बाद भाग्य बढ़ेगा, धन बहुत आएगा। हाँ, चूँकि व्ययेश भी है तो थोड़ा व्यय भी होगा, तो अच्छा है ना। धन आ रहा है, भाग्य बढ़ रहा है, तो व्यय हो रहा है तो उतना पता नहीं चलेगा।
और फिर वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और फिर भाग्य का संबंध लग्न से भी बन जाएगा। तो हमें इन सारी पहलुओं को देखना है। अब अगर यहाँ पाप ग्रह आते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का जीवन साथी होगा वह डोमिनेटिंग होगा या गुस्से वाला होगा या तुनक मिजाजी होगा। मंगल होगा तो जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ने वाला होगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ व्यय के सप्तम भाव में आने से बनेंगी। बार बार कहूँगा कि ग्रहों के बल को, अंश को, उनके ऊपर पड़ने वाले बाकी ग्रहों के प्रभाव को, इन चीज़ों का भी बड़ा महत्व है। अब अगर व्ययेश अष्टम भाव में आते हैं, यह बनेगा विपरीत राजयोग। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव है और संकटों का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती जीवन में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा संकटों का सामना करना पड़ेगा, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को, एडवर्सिटीज़ को फेस करना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीज़ों को भी देखने के बाद विपरीत राजयोग का पूर्ण लाभ तब मिलता है जब लग्न और लग्नेश बली हों। तो इस बात का भी ध्यान रख लेना होगा। अब अगर व्ययेश अष्टम भाव में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति विपरीत राजयोग का पूर्ण लाभ लेगा। और चूंकि व्यय यह भाव रिसर्च का भी है तो ऐसे जातक बड़े रिसर्चर होते हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं, जैसे खोजी पत्रकार टाइप के, मतलब किसी न किसी न्यूज़ को लेकर के आ जाना, कहीं ना कहीं से ऐसी बातों को लेकर के आ जाना जो दूसरों के लिए मुश्किल हो। शुभ ग्रह हुए, जैसे इसी कुंडली में गुरु भाग्येश भी हैं और व्ययेश भी हैं, तो भाग्येश होकर के जब ये यहाँ आएंगे तो भाग्य में थोड़ी रुकावट तो देंगे, लेकिन विपरीत राजयोग भी बनेगा और यहाँ फिर धन स्थान पर दृष्टि भी होगी। तो अगर शुभ ग्रह हुए तो बाकी के अच्छे योग भी बनेंगे, जैसे लग्नादि योग बनेगा और फिर वहाँ पर पैतृक संपत्ति को भी प्रदान करने वाले बन जाएंगे। अचानक जीवन में धन प्रदान करने वाले भी बन जाएंगे। तो यहाँ इन बातों का भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, शुरू में संघर्ष जीवन में जरूर रहेगा। व्यय अगर नवम भाव में आते हैं, नवम भाव क्या है? नवम भाव है धर्म का भाव, नवम भाव है भाग्य भाव, नवम भाव है आध्यात्म का भाव। यानी नवम भाव से हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। और नवम भाव क्या है? नवम भाव है पिता के सुख का भाव। तो अब अगर व्ययेश नवम भाव में आते हैं और व्यय स्थान से 12वें स्थान से हम विदेश यात्रा को भी जुड़ करके देखते हैं, तो मैंने अधिकतर बहुत लोगों की कुंडली में देखा है और इस पर मैं आपकी भी राय चाहूँगा। आप लोग भी अपनी बात रखिएगा कि क्योंकि ये पुस्तकों में नहीं लिखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहाँ के स्वामी यहाँ होते हैं भाग्य भाव में और भाग्य भाव के स्वामी यहाँ होते हैं, यानी कहीं ना कहीं से इनका अगर संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय होता है वो उनके जन्म स्थान से बहुत दूर होता है या फिर ये विदेश में भी सेटल होते हैं। कई कुंडलियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि ये लोग विदेश में सेटल हो सकते हैं और विदेश में सेटल होकर के काफ़ी नाम और धन सम्मान अर्जित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफल होंगे। व्यय का नवम भाव में आकर के पराक्रम से संबंध बनाना, यानी व्यय का भाग्य में आना और पराक्रम, यानी भाग्य का व्यय होता रहेगा तो भाग्य बढ़ेगा भी अपने पराक्रम से। यानी भाग्य का व्यय का अर्थ क्या? व्यक्ति अपने भाग्य को भोगेगा, भाग्यशाली होगा। शुभ ग्रह हो गए तो और अच्छा, व्यक्ति धर्मात्मा होगा, आध्यात्मिक होगा। गुरु ही अगर यहाँ आ जाते हैं इसी भाव में तो एक तो इनकी स्वराशि मूल त्रिकोण की और फिर यहाँ इनकी लग्न पे दृष्टि होगी तो व्यक्तित्व को भी मनमोहक और आकर्षक बना देंगे। पापग्रह भी हुए तो पराक्रम पर दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। हाँ, उस कंडीशन में अगर पापग्रहों की दृष्टि यहाँ होगी तो छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यय की नवम भाव में भी स्थिति अच्छी है। व्यय यदि दशम भाव में आते हैं तो दशम भाव कर्म भाव, दशम भाव राज्य सुख का भाव और दशम भाव यह बताता है कि आपके पिताजी की स्थिति क्या रहेगी, आपके जीवन में आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। व्यय का मैंने दशम भाव में यानी कर्म का व्यय, मैंने ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी कर्मठ देखा है, काफ़ी मेहनती होते हैं ये और उनको काम करने में ही आनंद आता है, ये कर्म में ही सुख ढूंढते हैं क्योंकि ये सुख भाव के ठीक सामने है। तो व्यय कर्म भाव में बैठ करके सुख भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो जो व्यक्ति लगातार कर्म में रत रहेगा और बहुत कर्मठ होगा, निसंदेह उसका नाम भी बहुत होगा, उसका मान सम्मान भी बहुत होगा। तो जन्म कुंडली में यदि लग्नेश और सूर्य की स्थिति बली हुई तो ऐसे जातक के जीवन में मान सम्मान बहुत रहता है और ये अपने जीवन में काफ़ी तरक्की भी करते हैं अपने प्रयासों से। ये सेल्फ मेड मैन होते हैं और अपने प्रयासों से ये बहुत अच्छा करते हैं। पुनः कहूँगा, जैसे भाग्य भाव में कहा था विदेश में से जुड़ करके भाग्य, तो चूँकि ये 12वां भाव है और इसका संबंध बन रहा है दशम भाव से, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को विदेश में जाकर के काम करने का अवसर मिलता है या कहीं ना कहीं विदेश से एक संपर्क सूत्र स्थापित होने का भी संभावना रहती है या विदेश से लाभ होने की भी संभावना बनी रहती है।
यहाँ पर शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। शुभ ग्रह होंगे तो बाकी अच्छे योग लग जाएंगे, जैसे वसुमती योग लग जाएगा, अमला योग लग जाएगा। और अगर पाप ग्रह हुए जैसे मंगल इत्यादि हुए तो मंगल को यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं। तो कुल मिला जुला करके व्ययेश का दशम में भी आना शुभ स्थिति को दर्शाता है। अब व्ययेश यदि लाभ भाव में आते हैं तो शास्त्र तो एक मत से कहता है कि लाभ भाव में तो सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। और मैंने आपसे कहा ही व्ययेश की जो दूसरी राशि होगी उसका भी फल मिलता है। तो यहाँ पर तो अच्छा फल मिलेगा, व्यक्ति व्यय से भी लाभ कमा लेगा। इसका इंटरप्रिटेशन समझिएगा बड़ा ध्यान से। व्यय से लाभ कमाना, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी व्यक्ति जो खर्च करेगा तो ऐसी जगहों पर खर्च करेगा कि वहाँ से भी कोई ना कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको लाभ मिले। यानी इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्ति ज़्यादा करते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो डिज़ायर्स होते हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, क्योंकि व्यय का महत्वाकांक्षा तो ये डिज़ायर्स का भाव है, महत्वाकांक्षा का है, कर्म के लाभ का भाव है। इन चीज़ों का व्यय होगा मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ना ये, कि अगर व्यय होगा तो कहीं ना कहीं से इनका आवक भी बना रहेगा, तभी तो व्यय होगा। तो इन चीज़ों का आवक बना रहेगा और ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ में हाथ डालें वहाँ से कोई ना कोई लाभ कमाने की उनकी जो है संभावना जो है बहुत प्रबल रहती है। अब यहाँ पर ग्रहों में अगर बल जितना ज़्यादा हुआ लाभ की संभावना उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। यहाँ से पंचम भाव पर जो दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को बुद्धि में लाभ और व्यय का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा बना रहेगा। वो हमेशा इस सोच में रहेगा, इस फिराक में रहेगा कैसे इस चीज़ से हम लाभ कमा पाएँ। और फिर जो उसका इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसके बीच का उसका जो मैनेजमेंट है वह भी बहुत अच्छा रहता है ऐसे व्यक्तियों की जन्म कुंडली में। हाँ, पर ये डिपेंड करेगा बाकी लग्नेश की स्थिति क्या है इस पर भी। व्यय यदि व्यय भाव में है तो भी अच्छा। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो पर यह सत्य है। व्यय यदि व्यय भाव में है तो देखिए कोई भी ग्रह यदि अपने ही भाव में होते हैं तो उस भाव को बलि करते हैं। अब आप कहिएगा कि जब व्यय भाव बलि होगा तो व्यय खूब होगा। तो व्यय कौन करता है? किसी ने व्यय 1 करोड़ का कर दिया तो उसके पास उतना था तब तो किया, जिसके पास नहीं रहेगा वो कहाँ से करेगा? वो सिर्फ सोचेगा कि व्यय करना पर है ही नहीं तो कहाँ व्यय करूँ, तो कर नहीं पाएगा। तो व्यय भाव यदि बलि होगा तो कहीं ना कहीं यह इस बात का इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति का फिर आय भी होगा। दूसरा बात है कि इस भाव में जो शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को लोकमान्य बना देते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत बहुत बनी रहती है। और ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो मधुर रहता है। द्वादशेष यदि द्वादश भाव में होंगे तो क्या बनेगा? विमल राजयोग बनेगा। और जब विमल राजयोग बनेगा तो ऐसे जातक स्वतंत्रता के आकांक्षी होते हैं। अधिकतर लोगों ने जन्म कुंडली में देखा है जिनके 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में हो वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। वो किसी का अधीन काम करना पसंद नहीं करेंगे। वो प्रोफेशन भी ऐसा चुनेंगे जिसमें उनकी मर्जी चले, अपनी मर्जी से गए कभी नहीं गए, जब मन किया तब काम किए। तो इस तरीके की इनकी थिंकिंग होती है। पर इसका अर्थ नहीं हुआ कि मेहनती नहीं होते हैं, ये मेहनती खूब होते हैं और टैलेंटेड भी होते हैं। तो ये द्वादशीश का द्वादश में होना अच्छा है। कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, द्वादश में होंगे तो विमल राजयोग बनेगा ही। हाँ, लग्न का बल और लग्नेश का बल देखना होगा। तो द्वादशीश का द्वादश में भी जाना अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा चूँकि छठा का ठीक सामने है तो थोड़ी बहुत तो देखिए परेशानियाँ रहती ही हैं, वो सबके लाइफ में रहती हैं। कभी आपको रोग पर थोड़ा खर्च हो जाएगा, या कभी लिटिगेशंस वगैरह में खर्च करना पड़ेगा, या लिटिगेशंस वगैरह में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो ये परिस्थितियाँ भी अमूमन बनती हैं। फिर भी द्वादशेष का द्वादश भाव में जाना भी एक अच्छी स्थिति है। तो प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल। और पूर्व में मैं बता ही चुका हूँ, लग्न से लेकर के एकादश भाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब आप अपनी जन्म कुंडली देखें लग्न से लेकर के 12वें भाव के स्वामी का, और आप देखें और जैसे जैसे मैंने बताया है उसको मैच करने की कोशिश करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उनमें कितना बल है, स्ट्रेंथ है, और उन पर कितना पाप प्रभाव है, और डिविजनल चार्ट में वो कितने स्ट्रांग हैं। तब जाकर के जो फलादेश है वो और एक्यूरेट आएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, और इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।